This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो हमारे इस क्लास को भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है। और जो लोग यूट्यूब में जब ये वीडियो प्रसारित होगा तो उस समय जो लोग इसके देखेंगे और सुनेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। जो मोटो इस प्रकार हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं।
तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो सुधा पाठक जी का स्वागत कर रहा हूं। उसके साथ ही मैं बता रहा हूं कि वर्चुअली हम लोग अभी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की क्लासेस चला रहे हैं। हमारे सेमेस्टर 1 और 2 की क्लासेस समाप्त हो गई। 3 और 4 में हमारी क्लासेस हैं। 3 की क्लासेस 4-5 क्लासेस टोटल रह गई हैं। आज के बाद शायद वो 2-3 रह जाएंगी। तो हम लोग इसमें ट्रीटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं। जो ट्रीटाइज 4 3 ये हमारे सेमेस्टर 3 के महत्वपूर्ण चाइनीज किताबें हैं। और एक और किताब है ट्रीटाइज 5, वो रेफरेंस बुक के रूप में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें तमाम प्रोटोकॉल भी वर्णित है। तो हम लोग आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लंग्स मेरिडियन और LI लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर चर्चा करेंगे। सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत। और मैं वहां उनको वो क्लास शुरू करें और मैं शेयर कर देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम क्लास में आयोजित करने का अभिनंदन करते हुए मैं उपस्थित साथियों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, जैसे अभी सर ने बताया कि अभी हम ट्रेटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 3 ट्रेटाइज 4 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टिश्यू मेरिडियन, ऑर्गन मेरिडियन के बारे में EAV के अकॉर्डिंग, EAV के नज़रिए से इसमें सारे ऑर्गन्स के बारे में, टिश्यू मेरिडियंस के बारे में, ऑर्गन मेरिडियंस के बारे में बताया गया है। चाइनीज़ में तो हम शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते ही आ रहे हैं अकॉर्डिंग चाइनीज मेरिडियन, अकॉर्डिंग चाइनीज एक्यूप्रेशर कितने मेरिडियन हैं, 12 2 गवर्निंग वेसल्स है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं EAV के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। इसी में अभी हम अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसमें कि लंग्स मेरिडियन और LI मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को EAV के नज़र से देखते हैं। तो चूंकि दो चैप्टर को देखना है तो जल्दी से हम अपने बुक की तरफ ही चलते हैं। जैसे लंग्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, डायफ्राम के ऊपर का पोर्शन है। इसके बाद इसका कपल ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए अपने बुक के अकॉर्डिंग, इसकी EAV के अकॉर्डिंग इसकी हम स्थिति को देखते हैं। EAV के अनुसार यह मेरिडियन छाती पर दूसरी पसली से प्रारंभ होकर, सेकेंड से प्रारंभ होकर ऊपरी बाह तथा कलाई से होते हुए हाथ की अंगूठी के अल्नर साइड यानी भीतरी साइड तक जाती है। तो इसको हमने प्रैक्टिकल की क्लास में भी इसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से इसका प्रवाह पथ है, मेरिडियन किस तरह से है। लेकिन इसमें EAV के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये छाती की दूसरी पसली से शुरू हो रहा है और अल्नर साइड की तरफ जाकर खत्म हो रहा है। जबकि चाइनीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये रेडियल साइड में, अंगूठे पर ही रेडियल साइड में खत्म होता है। तो इन दोनों को बताया जा रहा है कि हमें ये सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि हमें एज अ थेरेपिस्ट दोनों चीज को EAV और चाइनीज एक्यूपंक्चर के एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग ही हमें लंग्स मेरिडियन के पॉइंट्स को देखना चाहिए। बिंदुओं की संख्या, वैसे अगर हम चाइनीज को देखें तो वह एक तरह से इमेजिनरी है, सुपरफिशियल लेवल पर है, लेकिन EAV को डॉक्टर वॉल ने प्रूव किया है, तो यह ज्यादा ही इफेक्ट देता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो। इसमें बिंदुओं की संख्या, EAV के अकॉर्डिंग लंग्स मेरिडियन में कुल 18 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार हम जानते हैं कि लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें इसका मतलब EAV में इसमें 7 नए बिंदु डॉक्टर वॉल ने ऐड किए हैं, उनको परिभाषित किया है, और यह मेरिडियन बाइलेटरल है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। EAV में लंग्स मेरिडियन में निम्नलिखित ये जो 7 बिंदु की चर्चा की है, ये है LU10D, LU10C, LU10B, LU10A, LU9A, LU8B, LU8A। तो ये 7 बिंदु इसमें नए तरह से परिभाषित किए गए हैं। तो इसकी खासियत ये है कि डॉक्टर वॉल ने अलग अलग नॉमेनक्लेचर नहीं किया है, नंबरिंग को बढ़ाया नहीं है, बल्कि उसी नंबर में ABCD करके या A1-1, 1-2 करके इसको इस पॉइंट को पॉइंट का नॉमेनक्लेचर किया है। सेकेंड नंबर, EAV में लंग्स मेरिडियन में निम्नलिखित 5 बिंदुओं को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसकी वजह से बिंदुओं की उपयोगिता बढ़ गई है। तो वो 5 बिंदु क्या है? LU11, इसको हम चाइनीज में भी देखा था, इसके बारे में हमने जाना था। ये EAV में LU11 MP फॉर लंग्स पेरेन्काइमा, फेफड़े का मृदु ऊतक का पॉइंट है। MP फॉर एल्वेलाई, MP फॉर कैपिलरीज नेट। फिर LU10 MP फॉर ब्रोंकाई, LU9 MP फॉर ट्रैकिया, LU8 MP फॉर वेन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, और LU7 MP फॉर आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया है।
ईएबी द्वारा लंग्स मेरिडियन पर खोजे गए नए बिंदुओं तथा पुनः परिभाषित बिंदुओं की सहायता से लंग्स के विभिन्न भागों तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार करने में आशातीत सफलता मिलती है। फिर ईएबी के अनुसार लंग्स के संबंधित 3 स्नायु जाल, नर्व्स के जाल को कहते हैं, प्लेक्सस होती है, 3 स्नायु जाल होती है, जिनके ऊपर उपचार निम्न प्रकार से देना चाहिए। इनको ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट भी कहते हैं। तो हमने देखा है कि ईएबी में तरह तरह के पॉइंट्स को सीएमपी पॉइंट, एमपी पॉइंट, एसएमपी, एसएएमपी पॉइंट करके ये किया गया, शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। तो इसमें यह बता रहे हैं कि इसको ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट मतलब एआईपी कहते हैं। इसमें एआईपी है 9A, ब्रोंकियल प्लेक्सस, श्वास नली स्नायु जाल, मेडिएस्टेनियल प्लेक्सस, सर्वाइकल गैंग्लियन, मेडिएस्टियल प्लेक्सस है LU10D और सर्वाइकल गैंग्लियन TW1SMP। इन प्लेक्सस पर उपचार देने से लंग्स की ऑटोनोमिक स्टीयरिंग ठीक होकर रोगों में प्रभावी लाभ मिलता है, अगर इन पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं तो। लंग्स मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है, टेस्टेड मास्टर पॉइंट कहिए या टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट कहे। इसमें LU10C CMP फॉर लंग्स, जो लंग्स की सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार का नियंत्रक बिंदु है। तो अभी तक हमने ये जान ही लिया है कि CMP कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी मेरिडियन में। नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है और उस ऑर्गन में प्रॉब्लम दिख रहा है तो सिर्फ हम CMP पॉइंट को भी ट्रीट करके बहुत सारी बीमारियों से उसको ठीक कर सकते हैं। एक बार हम लंग्स मेरिडियन के पॉइंट्स को LU10B से लेकर LU11 तक के ये को देखते हैं, लोकेशन को देखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमारे थंब के ईएबी के अकॉर्डिंग थंब के अल्नर साइड में आकर खत्म होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ LU10B MP पॉइंट है, LU10C CMP पॉइंट। और CMP पॉइंट को बार बार मैं इसलिए कहती हूँ कि हमें अच्छे से याद रहे कि यह पित्त ज्वाइन के ऊपर या नीचे, स्लाइटली ऊपर या नीचे पाया जाता है। LU10D MP पॉइंट नेल के पास है, LU11 नेल के जस्ट अल्नर साइड में है। और नेल से ये मतलब ये यिंग यांग बॉर्डर पर होता है, ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन यिंग यांग बॉर्डर पर होता है। LU11 नेल से थोड़ा सा नीचे इसका पोजीशन है। ये डोर्सल साइड ऑफ हैंड को बता रहा है। अब हम एक एक पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं। LU11 MP फॉर लंग्स पेरेन्काइमा, जो फेफड़ों के कार्य करने तथा स्ट्रेन से बचाव में मदद करता है। अगर फेफड़े पर स्ट्रेन पड़ रहा है तो उसके बचाव में मदद करता है। MP फॉर एल्वेलाई, फेफड़ों की वायु नलिका जहां फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सभी जानते हैं फेफड़े का क्या कार्य होता है। तो अगर ऐसी जगह पर जहां यह MP फॉर एल्वेलाई, जहां से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। MP फॉर कैपिलरी नेट, फेफड़े का सूक्ष्म रक्त वाहिका जाल। स्पेशल नोट है, धूल कण आदि के एकत्र हो जाने पर एल्वेलाई वायु नलिका अवरुद्ध अगर हो जाती है तो इस बिंदु पर उपचार देकर उनकी कार्य क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द रेजिडेंसी एंड एल्वेलाइज ऑफ एल्वेलाई एंड ब्रोंकाई, फेफड़े के कैंसर पर भी इस बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। अस्थमा का उपचार इस बिंदु पर हम कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा, इसके लिए भी उपचार के लिए ये अच्छा पॉइंट है। फिर LU10D इसमें देखिए ये जो लंग्स जहां कहीं पेरेंचाइमा का उल्लेख है वो समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसीलिए आज देखा होगा आपने फेफड़े कैंसर में, यानी पेरेंचाइमल डिजीज जब भी होगी तो वो घातक बीमारी की ओर बढ़ेगी, डीप क्रॉनिक डिजीज के रूप में मानी जाएगी। तो जब भी कभी पेरेंचाइमा कहीं जिक्र हो, जब भी हो, पेरेंचाइमल डिजीज जो भी होती है बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, मतलब खतरनाक टाइप की। तो उसको ये पॉइंट आप LU11 में देखिए, दोनों अस्थमा और फेफड़े कैंसर यहां तक इसमें आया हुआ है पॉइंट। और इसीलिए लंग्स पेरेंचाइमा का महत्व बढ़ गया है। तो LU11 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे सिस्टम का, LU सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है LU10D, MP मेडिएस्टेनियल प्लेक्सस, मध्य स्थानिका संबंधी स्नायु जाल। मेडिएस्टेनियल प्लेक्सस के एसेंट्रिसिटी केंद्र से दूर होने पर अगर से सांस रोग हो सकता है। मेडिएस्टियल प्लेक्सस अगर केंद्र से अगर दूर हो तो ऐसे में सांस का रोग हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम LU10D को ट्रीट कर सकते हैं। अतः अस्थमा का उपचार देते समय इस बिंदु पर उपचार देकर प्लेक्सस की केंद्रीकृत करना चाहिए। तो प्लेक्सस जो अपने जगह से डिसेंट्रिक हो जाता है उसको हम सेंटर में लाने के लिए इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। इट इज अ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट्स,
इट इज एन सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट्स, इसमें है ये इनर्वेट्स करता है, प्रभावित करता है थोरेसिक्स एरोटा, एजोफेगस, मेडिस्टेनियल प्लूरा। प्लूरा हम जानते हैं कि फेफड़े के बीच के स्थान की जो झिल्ली होती है प्लूरा से ये रहती है, कवर्ड रहती है। तो मेडिस्टेलियल प्लूरा, इन सभी पोर्शन में अगर ये आता है, प्रॉब्लम आती है ऑर्गन के इस पोर्शन में अगर दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम LU10D को ट्रीट कर सकते हैं। LU10C, CMP पॉइंट फॉर लंग्स नॉट फॉर लेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, यह फेफड़े के नियंत्रक माप बिंदु है। और इसमें क्लियर बता दिया गया सौर यंत्र और इसके शामिल इसमें नहीं होते, श्वास नली इसमें शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित कारणों से फेफड़ा कम काम अगर करने लगती है, जिसमें ये कारण है ड्यू टू फ्रेश इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन लंग्स, ड्यू टू स्कार्स आफ्टर प्लूरेसिटी, ड्यू टू एन ओल्ड क्योर्ड फाइटिसिस, पुरानी आरोग्य हो चुकी यक्षमा के कारण, स्मॉल पॉक्स के कारण अगर ऐसी होती है प्रॉब्लम आती है, ड्यू टू कंडीशन फॉलोइंग बाय पल्मोनरी इन्फेक्शन, रक्त संचार रुकने के कारण, फेफड़े में ऊतक क्षय के कारण उपरोध के बाद दशा के कारण फेफड़े अगर कम काम करने लग जाते हैं, तो ऐसे फेफड़े में ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अस्थमा, इम्फेसिमा उसको डिस्क्राइब किया गया है, वायु स्फीति, जिसमें फेफड़े के वायु मार्ग फैलकर खराब हो जाते हैं तथा सांस में लेने में परेशानी होती है। तो सिकुड़ेगा वो भी गलत है और वो भी खराब है, और अगर फैल जाता है वायु मार्ग तो उसकी वजह से भी सांस लेने में परेशानी होती है। इसके बाद है स्ट्रांगली रिड्यूस्ड वाइटल कैपेसिटी, जीवंतता की बहुत ज्यादा कमी अगर हो जाती है, वाइटिलिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। डिस्पेनिया, कृत श्वसन, सांस लेने में अगर कष्ट होता है, तो इन सभी अगर प्रॉब्लम अगर हमें किसी में डायग्नोस होता है, तो इसके लिए हम LU10C को उस पेशेंट में ट्रीट कर सकते हैं। LU10B, MP फॉर ब्रोंकियोल्स, फेफड़े की ऊर्जा की कमी के कारण ब्रोंकियोल्स की कार्य क्षमता घटकर इम्फेसिमा हो जाता है, यह बिंदु इम्फेसिमा के उपचार का मुख्य बिंदु है। LU10A, MP फॉर प्लूरा, यह प्लूरिसिटी के उपचार का मुख्य बिंदु है। प्लूरा फेफड़े की झिल्ली में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके उपचार के लिए सही अच्छा बिंदु है। MP फॉर ब्रोंकाई, इस बिंदु पर तथा CV17 एवं लंग्स का 9A पर ब्रोंकाई से संबंधित सभी रोगों का उपचार करना चाहिए, जैसे कि अगर किसी में प्रॉब्लम आती है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोडेंटाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियोस्टेटिस, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, अगर ये सारे सांस नली में गांठें होती है, अगर ये सारी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए LU10 पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। LU9A, MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस, सांस नली संबंधित स्नायु जाल, MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सिस। LU9, MP for trachea, measurement point for trachea. This is the wind pipe in which air pass through the nose via larynx. Also treat CV19. अगर larynx में ये nose में अगर जो कि वाया larynx के द्वारा जो ये wind pipe है उससे अगर एयर जाने में प्रॉब्लम आती है, तो इस कंडीशन में LU9 को हम ले सकते हैं, साथ साथ उसके साथ CV19 को भी हम ट्रीट करेंगे। LU8B, MP फॉर लैरिंग्स के स्वर यंत्र में अगर प्रॉब्लम होती है तो LU8 को ले सकते हैं। LU8A, LU8B को ले सकते हैं लैरिंग्स में, और LU8A में फॉर हाइपोफेरिंग्स MP पॉइंट है, अगर प्रॉब्लम आने पर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि हमने देखा था अभी तक, LU का जो ये है पाथवे है उसको दिखाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा LU वैसे भी चाइनीज में भी हमने देखा था, इसका पोजीशन हमारे क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे रहता है, तो वहां से LU1, LU2 इसका सारा पोजीशन वही दिखाया गया है हमें। LU3, LU5 हम देख रहे हैं एल्बो फोल्ड पर है, जॉइंट पर है। LU10, LU7 हम देख रहे हैं कि हमारे रिस्ट जॉइंट से जस्ट 2 कुन ऊपर है। उसके बाद धीरे धीरे करके 7, 8, 9 रिस्ट जॉइंट पर 9 आता है, 10 बीच में, और अकॉर्डिंग टू EAB अल्नर साइड में जाकर ये खत्म हो जाता है। फिर है MP फॉर वेन फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज, LU8, वेन्स फॉर आर्म, बाह तथा हाथों की शिराओं का माप बिंदु है। फिर है MP फॉर आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, आर्टरीज ऑफ आर्म के आर्टरीज के लिए बाहों तथा हाथों की धमनियों का यह माप बिंदु है। इसके अलावा यह बताया गया कि LU1 से LU6 तक के बिंदुओं का उपचार प्रभाव EAB में भी चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार ही किया गया है। LU1 से LU6 तक के बिंदुओं का उपचार जो इसका इफेक्ट आता है वह चाइनीज के अकॉर्डिंग ही है।
स्पेशल नोट फॉर अस्थमा, फर्स्ट क्लियर मेडिस्टेनियल प्लेक्सिस। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो पहला मेडिस्टेनियल प्लेक्सिस जिसका इलाज हम LU10D पर करेंगे, और सेकंड उसके बाद क्लियर एल्वोलाई, एल्वोलाई को क्लियर करने के लिए LU11 को हम ट्रीट करेंगे। तो जैसा सर ने भी बताया, एल्वोलाई ये LU11 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेफड़े से लंग से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो क्रॉनिक हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है LU11। तो इस तरह हमारा LU का यह चैप्टर हाथों की जब सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जिसका कि हम लोग इलाज करते हैं उसके ट्रिटाइज नहीं बल्कि धन्वंतरी के हिसाब से करते हैं। आप 4, 5 से 8, 3, 6 स्टोन पर हम लोग करते हैं हाथों पे, तो हम लोग लेते हैं ना फिंगर नंबर 5, 6 पर हाथों का इलाज करते हैं। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअली कोई अवरोध है उसको हटा रहे हैं। LU8 और LU7 देखिए दोनों चीजें हैं MP फॉर वेन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, सारी वेव्स के लिए, और ये MP फॉर आर्टरी 7 और 8 का प्रयोग हमेशा जब भी कभी करेंगे तो अगर सर्कुलेशन वाला हम लगा रहे हैं आप, तो LU7, 8 से भी टोनिफिकेशन से वही रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि वहां अवरोध हुआ है। यहाँ हाथों में जो भी आर्टरीज में कहीं प्रॉब्लम हुई हो ऊपर वाले पार्ट में, तो और नीचे वाले पार्ट में आपको 4 पॉइंट टोटल नोट कर लीजिए। LU7, LU8 आपको हाथों के लिए, और ST32 और लीवर 7 आपके पैरों के लिए, वो भी उसी तरह वेन्स और आर्टरीज के लिए है। तो इन सबके संयुक्त प्रभाव की वजह से आपके आर्टरीज और वेन्स का जो मूवमेंट है हाथों और पैरों का, वो ठीक रहता है। ये आप ध्यान रखिए। तो 3-3, 4-4 पॉइंट हमेशा याद कर रखते हैं। LU7, LU8 इसके लिए, हाथों के लिए, और पैरों के लिए लीवर 7 और ST32। ठीक है सर। तो हम लोग ये अब LI पे हम लोग आ गया। ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं और अच्छे चैप्टर हैं। इसको देखिए, दो जो पॉइंट कितने बढ़िया पॉइंट है। LU11 से लेकर के LU10C और 10A यहाँ तक पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। और ये पेरेंचाइमल की बात कर रहे हैं। पेरेंचाइमल माने सबसे गंभीर, पेरेंचाइमल माने जिससे टिश्यू बना हुआ। डॉक्टर वॉल का पढ़िएगा ट्रीटाइज 3 में आपका पूरा क्लियर है कि पेरेंचाइमल डिजीज क्या होती है, पेरेंचाइमा किसको कहते हैं, जो उसी का जिससे बना हुआ है, वो टिश्यू बना हुआ उसका, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये पेरेंचाइमल डिजीज थोड़ा अच्छी बीमारी नहीं मानी जाती। ठीक, आगे चलिए। ठीक मैडम। इस तरह से हमने अपना लंग्स के चैप्टर को EAB के अकॉर्डिंग देखा। वैसे ही अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर LI, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको हम EAB के नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लोकेशन को देखते हैं। EAB तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की स्थिति एक जैसी ही है। इसके लोकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यह मेरिडियन हाथ की तर्जनी उंगली के बाहरी तरफ रेडियल साइड के नाखून के कोने से प्रारंभ होकर नोज टिल तक जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे कि हम जानते हैं कि LU और LI दोनों कपल ऑर्गन है, और ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि LU11 हमारे थंब में खत्म होता है, ठीक वहीं से इसका कपल ऑर्गन, यांग ऑर्गन, हमारे इसका लोकेशन अभी हम पिक्चर में आगे देखेंगे। हमारे इंडेक्स फिंगर यांग साइड में इंडेक्स फिंगर से शुरू होता है। LI1 का पोजीशन हमारा इंडेक्स फिंगर से, जहां पर LU11 खत्म हो रहा है थंब के टिप पर, वहीं LI1 शुरू हो रहा है इंडेक्स फिंगर के टिप से, ये में डोर्सल साइड से। तो इसमें है कि रेडियल साइड नाखून के नोज टिल तक जाती है, लास्ट होती है। बिंदुओं की संख्या, अगर बिंदुओं की संख्या हम EAB के अकॉर्डिंग देखें तो लार्ज LI मेरिडियन में कुल 30 बिंदु हैं, जबकि चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार हम जानते हैं कि 20 बिंदु होता है। तो इसका मतलब डॉक्टर वॉल ने LI मेरिडियन में 10 नए पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया, परिभाषित किया इसको। यह मेरिडियन दोनों तरफ बाइलेटरल होती है। इसकी विशेषताएं, EAB में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में निम्नलिखित 10 बिंदु जो ढूंढे गए हैं, नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, वो है LI1-1, LI1-A, LI1B, LI1C, LI3A, LI4A, LI18-1, LI18-2, LI18A, LI19। तो इन सारे पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन आगे हम इनके बारे में देखेंगे। दूसरा है, EAB में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में निम्नलिखित 11 बिंदुओं को पुनः निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।
जिससे कि इन बिंदुओं की संख्या, इन बिंदुओं की उपयोगिता और भी बढ़ गई है, जिसमें कि इसके अलावा 11 बिंदुओं को पुनः निम्न नई तरह से उसको परिभाषित किया गया है। बिंदु तो वही है, लेकिन उसको और नई तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया है। LI1 MP फॉर ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन से हम जानते हैं आंत के LI के ये पार्ट्स हैं, ऑर्गन के पार्ट्स हैं, इसमें ट्रांसवर्स कोलोन और सेगमॉइड कोलोन का यह MP पॉइंट है। LI2 MP फॉर डिसेंडिंग कोलोन एंड राइट फ्लेक्सेस ऑफ कोलोन, जब बिल्कुल लीवर के पास जहां ये सकता है फ्लेक्सर आता है, तो यह MP फॉर डिसेंडिंग कोलोन और राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है। LI2 LI3 MP फॉर असेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट फ्लेक्सेस ऑफ कोलोन, राइट फ्लेक्सस के लिए LI2 को इंट्रोड्यूस किया और LI3 को लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के पॉइंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। LI4 MP फॉर सिकम एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। LI5 MP फॉर प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट। LI11 थर्ड MP फॉर एल्बो जॉइंट। LI15 फर्स्ट MP फॉर शोल्डर जॉइंट। LI17 MP फॉर laryngeal tonsil। LI18 MP फॉर ट्यूबल टॉन्सिल। LI19 MP फॉर लेटरल पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी। और LI20 जैसा कि हम जानते हैं हमारे नोज के दोनों साइड में जाकर खत्म होता है, तो LI20 MP इथेमोइड सेल्स, आंख के बीच स्थित कपाल की जालीदार हड्डी जिसमें साइनस होता है का यह माप बिंदु है। फिर EAB के अकॉर्डिंग, EAB के अनुसार लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्लेक्सेस होते हैं। इन्हें ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट AIB भी कहते हैं। तो अभी हमने लंग्स में भी देखा था, इसका मतलब हर एक ये में ऑर्गन EAB के अकॉर्डिंग जितने भी उसमें AIB होते हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें AIP फॉर अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस, AIP फॉर अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस, SI1A राइट साइड, लोअर मेसेंट्रिक AIP फॉर लोअर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस, SI1A लेफ्ट, रेक्टल प्लेक्सेस K4 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, अपर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस LI1A लेफ्ट साइड में एंड इलियक प्लेक्सेस LI1A राइट साइड में। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है LI1B CMP फॉर होल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग रेक्टम एंड एंड ऑफ anal and the anal canal, including rectum and anal canal। लार्ज इंटेस्टाइन की कोई भी बीमारी हो तो इस बिंदु पर हम उपचार दे सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में एक पेरिटोनियम या उदरावरण मेजरमेंट पॉइंट भी होता है, PMP पॉइंट भी होता है। पेरिटोनियम इज अ थिन स्मूथ प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन। तो हमने इसे भी पहले पढ़ा था, पेरिटोनियम किसी भी ऑर्गन के अंदर में जो थिन कोटिंग होता है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। It is a smooth membrane that invades the whole internal surface of the abdomen and the organ contained in the cavity। इस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ही पूरी तरह से इंटरनल सरफेस पर यह होता है ऑफ द एब्डोमेन एंड ऑर्गन कंटेन इन दिस कैविटी। इस कैविटी के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन वहाँ सेफ तरह से सिचुएटेड रहता है। उसको सेफ्टी देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन ये पेरिटोनियम होता है। हाँ, थैंक यू सर। उसको सेफ करने के लिए, सेफ्टी के लिए, ऑर्गन की सेफ्टी के लिए यह पेरिटोनियम होता है। LI1C PMP फॉर पेरिटोनियम ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन रीजन। इस बिंदु पर उपचार देने से कोलिटाइटिस डायवर्टिकुलिटिस यानी कोई भी जैसे इसमें इस जो आपका पेरिटोनियम है इसमें कोई भी छेद हो जाएगा, कोई डैमेज हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी तो आपको LI1C में आप करेंगे तो ये ठीक होगा। तो इसमें तो कोलाइटिस माने बहुत पुराना हो जाता है, तो उसमें जो है आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसी पेरिटोनियम में ही गड़बड़ी हो जाती है और उसमें छेद हो जाता है या उसमें इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से कह रहे हैं। ठीक, कोलाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस आदि जिन रोगों में विशेष प्रकार से लाभ मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में लिम्फ से संबंधित निम्न बिंदु होते हैं। LI1-1 लिम्फ वेसल ऑफ सिकम एंड कोलन। LI1-1 राइट साइड में लिम्फ वेसल ऑफ सिकम एंड कोलन एंड LI1-1 लेफ्ट में लिम्फ वेसल ऑफ कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन।
ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले फोड़े, फुंसी, अल्सर, चर्म रोग, कैंसर आदि तक के उपचार का यह बिंदु, उपचार में इस बिंदु को यूज करते हैं हम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड्स सिकम, LI4 राइट साइड, अपेंडिक्स, LI4A राइट साइड, असेंडिंग कोलोन, इसमें है बड़ी आंत का वह भाग जो दाहिनी तरफ सिकम की ओर जाता है। असेंडिंग कोलोन हम जानते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो दाहिनी तरफ सिकम से ऊपर जाता है, इसके लिए हम पॉइंट है LI3 राइट साइड, राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, LI2 राइट साइड, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, इसमें LI1 राइट साइड, ट्रांसवर्स कोलोन का दाहिना भाग इसमें आता है, LI4 लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्स कोलोन का बायां भाग। बड़ी आंत का वह भाग जो पेट के ऊपरी भाग में दाहिने से बाईं ओर अनुप्रस्थ कट कर जाता है, आरोही बृहदांत्र जहां खत्म होता है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन प्रारंभ होता है। असेंडिंग कोलोन जब खत्म होती है उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन उसके फ्लेक्सर के बाद शुरू होता है ना, इसलिए उसी की बात कर रहे हैं ये। यस सर, इसका जी कोलोन वृत्तांत, असेंडिंग कोलोन जहां खत्म होता है उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन शुरू होता है। एक मोड़ आता है राइट जब ऊपर चढ़ेगा तो लीवर वाला मोड़ आएगा, तो लीवर वाला मोड़ उसको बोलते फ्लेक्चर, लीवर फ्लेक्चर वाला फ्लेक्चर हो जाता है, फिर उसका ट्रांसवर्स कोलोन हो जाएगी, फिर एक फ्लेक्चर आएगा स्प्लेनिक फ्लेक्चर, स्प्लीन आ जाएगी तो स्प्लीन से मुड़ेगा, मुड़ने के बाद फिर चल जाएगा डिसेंडिंग कोलोन हो जाएगी, और फिर उसके बाद अंत में सिग्मॉइड कोलोन हो जाएगी। 4 ठीक है सर। अतः इसे लीवर मोड़ भी कहते हैं। हाँ। कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है जो लीवर के पास, एक लीवर मोड़ होगा, एक स्प्लीन मोड़ होगा। लीवर फ्लेक्सर सर, हाँ लीवर फ्लेक्सर नहीं, फ्लेक्सर माने मोड़, FLEXUR फ्लेक्सर माने मोड़। इसके बाद है लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, इसके लिए LI3 लेफ्ट साइड में, डिसेंडिंग कोलोन LI2 लेफ्ट साइड में। बड़ी आंत तथा बाईं तरफ का वह भाग जो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कोलोन तथा सिग्मॉइड फ्लेक्सर के बीच स्थित होता है, जहां ट्रांसवर्स कोलोन समाप्त होता है वहीं डिसेंडिंग कोलोन प्रारंभ होता है। ट्रांसवर्स कोलोन समाप्त होने के बाद डिसेंडिंग कोलोन मतलब आंत के नीचे की तरफ उतरने वाला पोर्शन समाप्त होता है। लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्सर, बड़ी आंत का बाईं तरफ का मोड़ जो ट्रांसवर्स कोलोन तथा डिसेंडिंग कोलोन को जोड़ता है, यह जोड़ स्प्लीन के पास स्थित होता है, इसीलिए इसे स्प्लेनिक मोड़ या स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। और इसके लिए पॉइंट है हमारे पास LI3 लेफ्ट साइड और लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन LI4 लेफ्ट साइड। सिग्मॉइड कोलोन LI1 लेफ्ट साइड, बड़ी आंत का वह भाग जो डिसेंडिंग कोलोन के अंतिम भाग से प्रारंभ होकर S आकार का S शेप के 2 अर्धगोले बनाते हुए पेल्विक ब्रेन तथा थर्ड सैक्रल प्रखंड के बीच में स्थित होता है, जो गुदा रेक्टम से जुड़ा होता है, उसे अवग्रह या सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। तो हमें बड़ी LI के सारे पोर्शन के बारे में और LI ऑर्गन के सारे पोर्शन के बारे में बताया है यहाँ। कॉजेज ऑफ एफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बोथ लेफ्ट एंड राइट। सिल्वर कैसे, मतलब किस किस चीजों के कारण इफेक्ट होता है? सिल्वर फ्लोराइड, कॉपर, सिलिसिलेट, ब्रोंजेट, क्लोराइड, कार्बन ब्लैक, कोबाल्ट। कॉज ऑफ एफेक्शन इन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड, इसमें लेड, मरकरी या कोबाल्ट। कॉजेज ऑफ एफेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन राइट साइड, इसके लिए है ब्रोमाइड एंड गैसेज। ये सारी चीजें लेफ्ट और राइट साइड में ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। फिर इसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन के सभी पॉइंट को LI1 से लेकर LI5 तक के पॉइंट को देखते हैं। तो यह इंडेक्स फिंगर के नेल से शुरू हो रहा है LI1, इसके बाद MP LI1-1, LI1A, CMP LI1B, वह हमारे पित्त जॉइंट के ऊपर स्लाइटली ऊपर है, LI1C, LI2, LI3, फिर हमारे ये जितने मेटा कार्पल शुरू हो रहा है वहां से LI3A, MP, LI4, फिर रिस्ट जॉइंट पर LI4A, MP एंड LI5 प्रॉपर रिस्ट जॉइंट पर है। अब हम एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं। LI1A अगर राइट साइड में है तो इसके लिए है, यह है राइट साइड में, LI1 राइट साइड में है तो वह MP फॉर ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रीट फॉर प्रॉब्लम इफेक्टिव 1 साइकोलॉजिकली,
मानसिक रोग के उपचार के लिए राइट साइड में अगर लगाते हैं तो ट्रांसवर्स कोलन में ये ट्रांसवर्स कोलन को इफेक्ट करेगा। एक सेकंड, यस सर। अब आप लोग जो चित्र बनाइएगा जब इसको, और एसेंडिंग कोलोन और फ्लेक्सर और लीवर मोड और स्प्लेनिक मोड और बना करके सिग्मॉइड तक लाइएगा, और तब आप इसके पॉइंट को लिखिएगा, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि LI4 और LI1 से लेकर के कितना बढ़िया ट्रीटमेंट वो कंसेप्ट है उनका, और उसके हिसाब से किस किस को कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। तब पूरा चित्र बना देंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, जब चित्र बनाएंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कैसे विजन है। ठीक है, अभी आप चित्र बनाइएगा ऊपर पूरे कोलोन का, और तब आप लिखिएगा कौन कौन पॉइंट है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। चलिए ठीक। हाँ, फिर है LI1 लेफ्ट साइड, MP फॉर सिग्मॉइड कोलोन। LI1-1 MP for lymph vessel of the cecum and colon. MP for lymph vessel of colon and sigmoid colon. LI1A MP for superior hypogastrium plexus और MP for iliac plexus for femoral plexus and popliteal plexus। अगर लेफ्ट साइड में है LI1A लेफ्ट साइड में अगर हम यूज करते हैं तो चलिए उसके बाद फिर इसमें चले LI1 बहुत बढ़िया पॉइंट है, देखिए इसको बताना है सर। इट कंट्रोल, हाँ, इट कंट्रोल्स एसिड बेसिक रेशियो। अब आपको जैसे लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, या आपको मतलब लग रहा है कि पूरा एसिडोसिस एक बीमारी होती है जिसमें आपका पीएच लेवल जो है वो 7 से नीचे की ओर जाने लगता है, तो उसमें ये एसिड बेस रेशियो होता है, तो वो कोलोन में आपको अगर हो रहा है तो नेचुरली कहीं प्रभावित होगा। तो LI1A उसके लिए बढ़िया। इट गवर्न्स द वेसिकुलर फंक्शन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग लेग्स। एसिड बेस रेशियो इन कोलोन शुड बी बेसिक। इसको बेसिक होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। लेकिन अगर ये इफ एसिड बेस रेशियो इन कोलोन इज एसिडिक इन द लॉन्ग रन देयर विल बी अल्सर्स इन कोलोन, ये कह रहा था। इसलिए 1A जो है, जैसे आपको एसिडिटी हो रही है और आपको लग रहा है कि स्टमक के साथ साथ हमारे LI में भी पड़ी हुई है, तो आपको LI1A को भी ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगर लेफ्ट साइड में है MP फॉर इलियक प्लेक्सस एंड फीमोरल प्लेक्सस एंड पॉप्लिटियल प्लेक्सस, छोटी आंत के तृतीय एवं अंतिम भाग के स्नायु जाल का माप बिंदु है और इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स द आर्टरीज ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लेग। It is often affected by bronchitis and cobalt. इसके बाद है दूसरा पॉइंट है LI1B CMP for whole large intestine including rectum and anal canal and anus। तो CMP का हम उपयोग तो जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। Also treat kidney point for the rectum and the rectum, anal canal and anus in case of problem in these organ। अगर इन प्रॉब्लम अगर आता है रेक्टम, एनल कनाल, एनस में, तो इसके केस में भी हम CMP पॉइंट को ले सकते हैं LI1B को। LI1C पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रीजन। पेरिटोनियम इज ए थिक स्मूथ, पेरिटोनियम के बारे में बताया, थिक स्मूथ प्रोटेक्टिव सेलस कोटिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द ऑर्गन, एनी ऑर्गन। ट्रीट पेरिटोनियम कोविंग इन क्रोनिक लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज या कोलाइटिस के केस में डायबिटिकुलाइटिस। A pouch of scales protruding from the wall of the large intestine। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद स्कार एडहेशन होने पर इसका पता इस बिंदु से चलता है तथा इस पर भी हम इस बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। LI2 अगर राइट साइड में यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। यह MP फॉर राइट फ्लेक्सर एंड कोलोन है और असेंडिंग तथा ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है। यह लीवर मोड के पास स्थित होता है, इसीलिए इसे लीवर मोड भी कहते हैं। और अगर लेफ्ट में है तो MP डिसेंडिंग कोलोन, आरोही बृहदांत्र। दिस इज रिलेटेड टू डायस्टोल ब्लड प्रेशर। अब देखिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए LI2 जिम्मेदार है, ये नॉर्मली हम लोग समझ नहीं पाते। तो अब आप इसको इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि LI2 जैसे उसमें आया था, शुरू में आया LI1 मानसिक रोगों का उपचार इस बिंदु पे करे। ये स्पेशल पॉइंट नोट कर लिया करिए कि जैसे मानसिक रोगों का उपचार साइकोलॉजिकली कोई हो तो LI1 भी होता है जिम्मेदार। अब आप समझ सकते हैं कि भाई मानसिक रोग से क्या मतलब, लेकिन नहीं, LI1 जिम्मेदार है। उसी तरह LI2 का देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि दिस इज रिलेटेड टू
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बस ये पॉइंट नोट कर लीजिए, तो वो ये कहीं आपके पास हमेशा के लिए लिखा रहेगा। चलिए ठीक है सर। फिर LI3 MP ascending colon आरोही बड़ी आंत, दिस इज रिलेटेड टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर विटामिन के बनता है जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। जैसे सर ने अभी बताया था, उसको डिस्क्राइब किया है कि क्यों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित किस तरह से करता है, क्योंकि यहाँ विटामिन के बनता है। फिर लेफ्ट में अगर है MP फॉर लेफ्ट में LI3 को लगाते हैं तो MP फॉर लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन कॉल्ड स्प्लेनिक फ्लेक्चर। यह बड़ी आंत तथा का बाईं तरफ का मोड़ है जो कि ट्रांसवर्स बड़ी आंत तथा डिसेंडिंग आरोही बड़ी आंत को जोड़ता है तथा स्प्लीन के पास स्थित होता है। स्प्लेनिक मोर कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन तथा डिसेंडिंग कोलोन को स्प्लीन से जोड़ता है अतः स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहलाता है। स्प्लीन में सुई गड़ने के समान अगर दर्द हो, गैस का दर्द हो जो हृदय तक फैल जाता हो, तो इस समय में ऐसे कंडीशन में LI3 लेफ्ट साइड में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड में यदि ऊर्जा कम हो तो डर्मेट्रोन मशीन पर इंडिकेटर ड्रॉप बताएगा। अगर ऊर्जा कम हो तो इंडिकेटर ड्रॉप बताएगा की के लेवल को। यह इंगित करता है कि क्रॉनिक कोलाइटिस हुई है तथा डिसबैक्टीरिया हुआ है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम सभी जानते हैं अच्छे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, अगर वो बैक्टीरिया घट जाते हैं तो ऐसे कंडीशन को हम डिसबैक्टीरिया कहते हैं। डिसबैक्टीरिया बड़ी आंत में बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर घट जाए तो उसको कहते हैं। इसके लिए हम इसका कारण होता है एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, और ऑल्सो इसके लिए ट्रीट कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। इंडिकेटर ड्रॉप माने 50 जो उसकी रीडिंग होती है 50, अगर 50 से भी कम हो गया तो इट इज सेड टू बी इंडिकेटर ड्रॉप। ठीक है, तो जब भी कभी डर्मेट्रॉन मशीन जिनके पास है तो वो यूज करते हैं तो इंडिकेटर ड्रॉप में 50 से उसकी रीडिंग कम आ जाएगी तो इंडिकेटर ड्रॉप कहेगा। वो बता रहा है कि क्रॉनिक कोलाइटिस हुई है या डिसबैक्टीरिया रोग हुआ है। डिसबैक्टीरिया में हम लोग बेनिफिशियल बैक्टीरिया घट जा रहे हैं, तो हम लोग जो उसको जैसे आयुर्वेदिक में हम लोग उसको इसका ट्रीटमेंट या इस पॉइंट पे करेंगे, लेकिन अगर आयुर्वेदिक में हम लोग करना हो तो 0 to 9 सीडेट या 3 to 4 सीडेट करते हैं हम लोग LI में, तो वो ये उसकी बात है। और SI में भी आप ये कर सकते हैं। SI में भी आयुर्वेदिक के हिसाब से SI में भी 0 to 9 सीडेट SI के उसमें जाइए और 0 to 9 सीडेट कर दीजिए और 3 to 4 सीडेट कर दीजिए। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ट्रीटमेंट करिए और यहाँ को भी ट्रीटमेंट करिए। 2 पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। फिर LI3A MP फॉर ग्रेट ओमेंटम। MP फॉर ग्रेट ओमेंटम के बारे में बता रहा है। पेट का पर्दा जो बाउल को जठर से जोड़ता है। अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम और सेरस कवरिंग ऑफ बॉल। ट्रीट ओमेंटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओमेंटम। इसके लिए हम यहाँ LI3A को ट्रीट कर सकते हैं। जब पेट के ऑर्गन नीचे की तरफ लटकने लग जाता है तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। तो लगभग हम देखते हैं उम्र होने के बाद या आफ्टर डिलीवरी पेट नीचे की तरफ अगर लटकने लगता है, ऐसा फील हो रहा है, तो LI3A को हम ट्रीट कर सकते हैं। ये जो ओमेंटम वगैरह ये सब शब्द हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये साइंटिफिक भाषा है। ग्रेट ओमेंटम और एक लेसर ओमेंटम, ये सब कंसेप्ट है। ये जो आपका पेरिटोनियम है ये हर आपके अंगों को बांधा गया है एक थैली के साथ। अब ग्रेट ओमेंटम नीचे जब बांधा गया होगा तो एक अलग से भी कोई कवरिंग दी गई होगी ताकि सब ऑर्गन अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहें और उस थैले में ही बंद रहे, यानी कवरिंग के साथ प्रोटेक्शन रहे। तो ग्रेट ओमेंटम यही कंसेप्ट है। शॉर्टर ओमेंटम में हो जाएगा कि आप कुछ एरिया, और ग्रेट ओमेंटम में सारी चीजों को कवर किया गया है, कई ऑर्गन्स को, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को। तो ये सब कवरिंग की बात कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं कवरिंग की, कि प्रोटेक्शन कवरिंग की। तो यानी जब भी कभी आप उसको समझे या ना समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वो कह रहे हैं कि कोई मोमेंटम में किसी कवरिंग में कहीं छेद हो रहा है, कोई इंजरी हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग LI3A को हम लोग कर सकते हैं। जब पेट के ऑर्गन्स नीचे की तरफ लटकने लग जाए, जब कवरिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ लटकेंगे, तो इस बिंदु पर उपचार दें। हम लोग स्प्लीन का वहां क्या करते हैं, चाइनीज में हम लोग स्प्लीन डिफिशिएंसी करते हैं ना, डिफिशिएंसी या स्प्लीन डिफिशिएंसी सिंकिंग, स्प्लीन सिंक कर रही है इसलिए देते हैं। तो वो भी पेट के ऑर्गन्स नीचे की तरफ लटकने लग जाए तो इस बिंदु उपचार दें, यानी यहाँ पर भी उपचार दे सकते हैं, ये मेरा कहना है। ये जो दिया हुआ है आप वहां भी करिए, लेकिन ज्ञान बढ़ा रहे तो LI3A में भी करिए,
क्योंकि ग्रेट मोमेंटम में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा होगा। इवन आपको अभी और बात करें तो हमारे पास एक बीमारी होती है जो जिसमें क्या होता है, जिसमें आंतें नीचे उतर जाती हैं, उस पर भी उपचार इस पे कर सकते हैं। हार्निया में सर, जस्ट हर्निया में तो वही कह रहा कि जब पेट के ऑर्गन नीचे लटकने लग जाए, यानी नीचे की तरफ चले जाए, छेद हो जाए, भाई ये मोमेंटम में छेद हो रहा है या हमारे पेरिटोनियम में छेद हो रहा है, तो नेचुरली बाहर आएंगे। अल्सराइटिस में भी अल्सर में होगा, उसको डैमेज करेगा तो नीचे जाएगा, या पहले अल्सर होगा, खून आएगा, बाद में जो है वो छेद हो जाएगा नीचे आए, तो नीचे की तरफ लटकने लग जाए तो भी इस पर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज समझना था, पेरिटोनियम और ग्रेट ओमेंटम दोनों सेम है, वर्ड अलग अलग है? नहीं अलग नहीं, थोड़ा सा हाँ कवरिंग, देख दोनों कवरिंग है। ये आप उसमें पढ़िए एनाटॉमी में, चौथी एनाटॉमी में है, ग्रेट ओमेंटम और लेसर ओमेंटम, दो कंसेप्ट हैं। और ये पेरिटोनियम सब ऑर्गन के अलग है, लेकिन एक अलग से कवरिंग है पूरी, वो ग्रेट ओमेंटम में कुछ बड़ा एरिया है और लेसर ओमेंटम में छोटा एरिया है। क्योंकि आप जैसे आप देखें ना, किसी आप अपने बैग में अपने कमरे में जाते हैं तो हर चीजें आपने बॉक्स में रखा हुआ है, फिर अल्टीमेट एक बड़े बॉक्स में, फिर उससे एक बड़े बॉक्स में होता है ना, वैसे ये ग्रेट ओमेंटम का कंसेप्ट है। और ग्रेट ओमेंटम और लेसर ओमेंटम और आपका पेरिटोनियम, ये सब वही कवरिंग के ही कंसेप्ट हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है LI4। अगर राइट साइड में LI4 देखते हैं, MP फॉर सिकम, a problem here affect local organ and psoas muci मसल, problem, psoas muscles, हाँ, organ of psoas muscles। अगर लेफ्ट में है तो MP फॉर लेफ्ट पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, अनुप्रस्थ बड़ी आंत का बाई की तरफ के भाग के लिए, या LI4 लेफ्ट में यूज करते हैं। LI4A MP फॉर अपेंडिक्स एंड इलियोसिकल लिम्फ नोड्स, और MP फॉर मेसेंट्रियल लिम्फ नोड, MP फॉर मेसेंट्रियल लिम्फ नोड। आंतों को बांधने वाली झिल्ली की लसिका की घुंडी में प्रॉब्लम है तो इसके लिए LI4A को हम ट्रीट करते हैं। LI4 कितना इंपॉर्टेंट हो गया? MP अपेंडिक्स का हम लोग वहां पर ST 32 में, ST किसमें करते हैं? ST 36.5 में, याद है? अपेंडिक्स का हम लोग करते हैं ST 36.5 में ट्रीटमेंट, याद है लोगों को? इसी पर तो पूरा रिसर्च हुई थी, ST 36.5 पर। और यहाँ LI4A में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। फिर है, अगर LI4A राइट साइड में अगर है तो ट्रीटमेंट अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर दूसरा है, इट प्रोवाइड्स म्यूकस टू द लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट सिकल वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सीक्रेट्स होता है, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एनी लिम्फेटिक प्रॉब्लम के लिए इस पोर्शन में LI4A को राइट साइड में ट्रीट करेंगे, LI4A को लेफ्ट साइड में। इट ऑफ्टन अफेक्ट बाय सिल्वर फ्लोराइड एंड कॉपर, अगर सिल्वर फ्लोराइड और कॉपर की वजह से अफेक्टेड होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो LI4A को लेफ्ट साइड में हम ट्रीट करेंगे। LI5 MP फॉर प्रोक्सिमल रिस्ट जॉइंट, इसमें LI6 से लेकर LI10, LI12, LI13, LI14, LI16 इन बिंदुओं का भी उपचार के लिए चाइनीज एक्यूप्रेशर एवं EAB में एक समान है। अगर रिस्ट, इसमें प्रोक्सिमल रिस्ट पॉइंट के प्रॉब्लम में LI6 से लेकर इन सारे पॉइंट्स 10, 12, 13, 14 और 16 इन सबों का उपचार हम EAB और चाइनीज एक्यूप्रेशर में सेम एक ही जैसे इलाज देते हैं इसके लिए। फिर LI11 इट इज अ थर्ड MP फॉर एल्बो जॉइंट, कोहनी जोड़ के माप का तृतीय बिंदु है। ह्यूमरल रेडियल जॉइंट अदर एल्बो जॉइंट पॉइंट है, इसके लिए SI8 फर्स्ट MP एल्बो जॉइंट, ह्यूमरल अल्नर जॉइंट CI3 सर्कुलेशन मेरिडियन का 3 सेकेंड MP एल्बो जॉइंट रेडियल अल्नर जॉइंट के लिए है। फिर LI15 इट इज अ फर्स्ट, LI11 में आपका पूरा तीनों दे दिया इन्होंने। अब ये SI8 दे दिया, CI3 दे दिया, LI11 दे दिया, यानी एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो तीन ही पॉइंट जिम्मेदार होंगे। तो ये ट्रीटमेंट पैटर्न दे दिया पूरा, SI8, CI3 और LI11। ये आपको एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो ह्यूमरल होगा या रेडियल होगा या इनका थर्ड MP
एल्बो ज्वाइंट होगा। तो यानी तीनों का अगर आप मेथी भी लगा देंगे तो भी ट्रीटमेंट है, समझ रहे हैं ना। अगर Yes, मान sir. लीजिए एल्बो ज्वाइंट की कोई परेशानी हो, टेनिस एल्बो, बोलिए टेनिस एल्बो, तो टेनिस एल्बो का उपचार इसमें SI8 CI3 LI11 ये है। चलिए आगे। Yes, sir. फिर है LI15. इट इज अ फर्स्ट MP फॉर सोल्जर ज्वाइंट, कंधे के जोड़ के माप का प्रथम बिंदु है। अदर पॉइंट फॉर सोल्जर ज्वाइंट के लिए इंटीरियर पोर्शन, सामने के भाग ऑफ सोल्जर रीजन में अगर प्रॉब्लम है तो CI2। सेकंड MP फॉर सोल्जर ज्वाइंट, इनर रीजन ऑफ सोल्जर ज्वाइंट, SI10। थर्ड MP फॉर सोल्जर ज्वाइंट, पोस्टेरियर पोर्शन के लिए, पोस्टेरियर पोर्शन और इनर पोर्शन दोनों को बाइफरकेट करके बताया गया है। अब ये ट्रीटमेंट पैटर्न, LI CI और SI तीन जिम्मेदार है, SI LI और CI सर्कुलेशन। तो तीनों, SI8 भी फर्स्ट MP है वहां पर LI11 के साथ, यहाँ पर SI10 है और यहाँ SI15 है, यहाँ CI2 है। तो इस तरह हम लोगों को ये समझना है, क्योंकि CI2 सर्कुलेशन नीचे से ऊपर जा रही है, वो ऊपर से नीचे आ रही है, यही तो है। तो ये देखिए दोनों SI8 है, SI बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, SI LI दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए दोनों बढ़ रहे हैं। वो SI8 SI10 हो गया और ये LI11 थी, LI15 हो गया। लेकिन CI पहले 3 थी, CI2 हो गई। क्लियर समझ में ना, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, यही तो है। ग्रेडियंट एक नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो इन तीनों पॉइंट मतलब यानी LI SI CI तीन पर आपका पूरा का पूरा शोल्डर ज्वाइंट और उनका ट्रीटमेंट है। मतलब कंधे में कोई प्रॉब्लम है, तीन पॉइंट LI15 CI2 SI10। फिर इसके बाद LI17, MP फॉर लेरेंजियल टॉन्सिल। लेरेंजियल टॉन्सिल में अगर इरिटेशन होने पर सर्वाइकल स्पाइन में भी दर्द हो सकता है। ऐसे में LI17 पर उपचार देने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी ठीक हो सकता है। LY12 MP फॉर लेरेंजियल टॉन्सिल तथा CV21 MP फॉर लेरिंग्स पर भी हमें उपचार देना चाहिए। LI17 के साथ साथ इन दोनों पॉइंट को भी हम लेंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा हमारा। तो सर्वाइकल का एक पॉइंट आपको, सर्वाइकल का एक पॉइंट और मिला आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का LI17। यस सर, ये सब अलग से नोट करिए, कहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस LI17। यस सर। फिर LI18, MP फॉर ट्यूबल टॉन्सिल, ऑल्सो ट्रीटेड LY lymph meridian का LY1A, MP फॉर ट्यूबल टॉन्सिल्स। ट्यूबल टॉन्सिल इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स। फिर LI18-1, MP फॉर ऑडिटोरी कैनाल। फिर LI18-2, MP फॉर फेरेंजियल टॉन्सिल्स। LI18, MP फॉर फोर्थ लोअर जॉ सेक्शन फॉर लोअर ओडेंटोन 6 and 7। नीचे के जबड़े के चतुर्थ प्रभाग के नीचे के दांत का 6 और 7 का माप बिंदु। अब नीचे यानी नीचे के जबड़े में जो लास्ट वाले में 6 और 7 कौन सा पॉइंट हुआ? 2 1 2 3 कंसेप्ट है। 2 1 3 हो गया और 2 5 हो गया। उसके बाद 6वां 7वां 8वां हो जाएगा हमारा मोलर। ये मोलर दांतों का, नीचे के मोलर दांतों का उपचार है। यानी नीचे के जबड़े के चतुर्थ भाग में लास्ट में नीचे के दांत के 6 7 का माप बिंदु है। 6 7 नंबर हुआ, ये उसका फार्मूला है 2 1 2 3। तो 2 में 1 3, 2 1 3, 3 2 5, तो 6वां 7वां 8वां इनका पॉइंट हुआ। यानी कभी नीचे के अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं वहां प्रॉब्लम हुई हो तो LI18A को ट्रीटमेंट करिए, एक और ट्रीट कर सकते हैं। फिर LI19, MP फॉर लेटरल पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी। LI19A, MP फॉर थर्ड अपर जॉ सेक्शन ऑफ अपर ओडेंटम 4 and 5। फिर ऊपर के जबड़े के तृतीय प्रभाग के ऊपर के दांत का नंबर 4 और 5 का माप बिंदु। फिर LI20, MP फॉर इथेमॉइड सेल्स, आंख के भीतरी भौं के ऊपर का साइनस, ऑल्सो ट्रीटेड। आंख के भीतरी भौं के ऊपर के साइनस के ट्रीटमेंट में LI20 के साथ साथ LY13 फॉर इथेमॉइड सेल्स प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी इथेमॉइड सेल्स प्रॉब्लम में भी LI20 के साथ साथ LY13 को ले सकते हैं। फिर स्पेशल नोट, EAB के अनुसार 2 और नए बिंदु है जिसे सेकेंडरी वेसल पॉइंट कहा जाता है। उनका विवरण इस तरह से है। सेकेंडरी वेसल्स रन्स बिटवीन LI19 एंड GB25। तो यस, LI9
LI19 और GB25 का हम लोकेशन आसपास, सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, LI19 और GB25 का लोकेशन हम आसपास देख रहे हैं। तो इसमें सेकेंडरी वेसल्स रन्स बिटवीन LI19 और GB20। LI19 हमारे लिप्स और नोज और लिप्स के बीच में है, और GB25 अपर लिप्स के नीचे है, अपर लिप्स के ऊपर पोर्शन में है। तो इसमें LI19 तथा GB25 के बीचों बीच यह बिंदु स्थित है। यह बिंदु नेजल सेप्टम के माप का बिंदु है। A secondary vessels runs between LI20 and UB1। LI20 तथा UB1 के मध्य स्थित यह बिंदु स्फेनोइड साइनस का माप बिंदु है। तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रॉब्लम होती है तो LI20 के साथ साथ अगर सेकेंडरी वेसल्स स्फेनोइड साइनस में दिक्कत आती है तो UB20 के साथ साथ LI20 के साथ साथ UB1 को भी हम ले सकते हैं, पॉइंट को लेकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 चैप्टर LU और LI को EAB के नजर से उस पर ये चर्चा की है। LI20 का पॉइंट देख लीजिए इसके हिसाब से। हाँ सॉरी LI20 UB1 कहाँ पर आएगा? आपको आंख के पास आएगा ना? हाँ सर, बस तो आंख के पॉइंट से उनके दोनों के मध्य स्थित है ये पॉइंट। ये स्फेनोइड साइनस का है, छींकों के लिए ये पॉइंट जिम्मेदार है। तो LI20 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उससे वहां तक आप केवल मालिश कर देंगे, हल्का प्रेशर दे देंगे तो भी काम चलेगा। तो इसमें पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ LI17 से LI20 तक के पॉइंट को दिखाया गया है। LI20 नाक के दोनों नोज के दोनों साइड में है। LI90A MP उसके जस्ट नीचे LI19। LI18 हमारे लिप्स के नीचे है, और हमारे जॉ वाले एरिया में LI18-2 जो MP पॉइंट है। LI18-1 फिर LI18 हमारे नेक वाले एरिया में, नेक रीजन में है। LI18 और LI17 दोनों नेक रीजन में है। तो इस तरह से इसका हमने लोकेशन भी देख लिया इसका। तो बहुत से इसमें ऐसे चीजें आपको समझ में आई जिनका उपचार हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मानसिक रोगों का उपचार इसमें कर सकते हैं। अभी लंग्स में हम लोग देखा LU11 कितना महत्वपूर्ण है, LU7 और LU8 कितना महत्वपूर्ण है, LI1 कितना महत्वपूर्ण है, LI4A कितना महत्वपूर्ण है। तो LI4A अपेंडिक्स के लिए है, और अपेंडिक्स का हम लोग उपचार एक और जगह करते हैं ST 36.5 में। तो वो भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इनको भी लीजिए। और जब LI का आप पूरा कोलोन का एक चित्र बनाइए और उसमें आप पॉइंट नोट करिए कि LI1 और 4 कहाँ पर स्थित है और कौन का उपचार करते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तमाम पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग जानते भी नहीं है और यूज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जान भी जाए तो यूज नहीं करते हैं। इसके हिसाब से चाइनीज के साथ साथ ये पॉइंट देखिए, उसके विकास के क्रम है ना। विकास माने पहले TCM था, तो TCM के विकास के क्रम में ये डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट जब भी कोई होगा तो कोई नई चीज लाएगा ना, तो ये नई चीज लाई गई थी, इसको हमको स्वागत करना चाहिए। मेरा ये तर्क है, ये नई चीज है, नई रिसर्च है, और ये साइंटिफिक प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और उन्होंने एक मशीन से तय कर लिया। हम लोग अभी दार्शनिक विचारों से कर रहे थे, तो हम लोग समझ रहे थे, मन की शक्ति से जान रहे थे, लेकिन हमारे पास एक्सप्लेनेशन उतना नहीं था। उनके पास एक्सप्लेनेशन हुआ, उन्होंने देखा कि डर्मेट्रॉन मशीनरी है और ये इंडिकेटर ड्रॉप हो रहा, तो यानी हमारी कोलाइटिस हो रही है, वो बता रहे हैं, और उसको जो मॉडर्न साइंस है उससे पूरा इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च है जो मॉडर्न साइंस के रिसर्च और हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के दोनों के बीच में एक सेतु के रूप में है। इसलिए डॉक्टर पॉल का स्वागत मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल है पूरे उसमें। लेकिन इन पॉइंट्स को के आधार पर भी हम लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, हम लोग नहीं करते। जैसे लिम्फ मेरिडियन नहीं करते, हम AI ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट पर जल्दी नहीं करते, हम प्लेक्सस पॉइंट पर यूज नहीं करते। नॉर्मली कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सब लोग नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली इन पॉइंट्स का हम प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि नहीं, इन सबका प्रयोग जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारी ब्रेन की समस्या है और ये ऐसा पेन है जो हमको खत्म नहीं हो रहा, तो हमारी ब्रेन की समस्या, यानी ब्रेन की समस्या माने प्लेक्सस की समस्या, कहीं हमारे प्लेक्सस जो है कहीं कोई गड़बड़ है और इनर्वेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं।
नर्वस सिस्टम को, लेकिन प्लेक्सस को कर देंगे, हो सकता है नर्वस सिस्टम ठीक हो, प्लेक्सस में गड़बड़ी हो तो इनर्वेशन ना हो पा रहा हो। इसलिए डॉक्टर बॉल बार बार इनर्वेशन पॉइंट की बात करते हैं, पेरिटोनियम की बात करते हैं। सब देखिए अल्सर वगैरह में देख रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि अल्सराइटिस है तो यानी अल्सर में क्या होगा, कोई बाहर कवरिंग वही तो डैमेज करेगी, तो उसके उन्होंने पॉइंट बता दिया कि भाई पेरिटोनियम पॉइंट है आपके पास, उसको ट्रीट करिए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली बता रहा हूं, नॉर्मली हमसे अधिकांश 20% भी नहीं करते इन सब पॉइंट का प्रयोग। ट्रीटमेंट में आप किसी का ट्रीटमेंट पैटर्न देख लीजिएगा, किसी का भी, किसी भी थेरेपिस्ट का, इंक्लूडिंग ऑल प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट, उस थेरेपी में इन पॉइंट्स का प्रयोग अलग से नहीं दिखाई पड़ता, चाहे चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक हो। इसलिए हम लोग को खेमका सर के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि ये उन पॉइंट्स को उन्होंने, जो डॉक्टर बॉल का रिसर्च तो है ही है, उनका योगदान बहुत अधिक है, उनका तो श्रद्धा से नाम ले रहे हैं हम लोग, लेकिन खेमका सर ने उस चीज को हमको अवगत करा दिया, सरल भाषा में करा दिया, और सरल भाषा में करा दिया। अभी आप ट्रीटाइज 5 पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो हम लोग रेफरेंस बुक के रूप में है, वो मेन बुक के रूप में आना चाहिए, 3, 4, 5 तो मेन बुक के रूप में आना चाहिए था, और उसको पूरा का पूरा पढ़ाना चाहिए था, एक एक चैप्टर, एक एक वो, ताकि आपका इंटरप्रिटेशन नए पॉइंट्स का हो जाए। तो खेमका सर को हम लोग इसमें याद कर रहे हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 3 मिनट का विराम, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं।